बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय द मेमन टीवी से। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं जनाब, इनका मतलब तारुफ तो अब मेरी कोई बात नहीं है कि मैं इनका तारुफ करूं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो फॉर्मर रियल स्टेट और हाउसिंग के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं थे यहाँ पर, और इसके अलावा इस वक्त चैम्बर के और FPCCI के कन्वीनियर भी हैं जनाब आसिफ समसम साहब, चेयरमैन समसम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आसिफ समसम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, अपने बारे में कुछ बता दें और आज की मीटिंग जो हुई है उस बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि जो अल्ताफ़ ताई साहब ने और आपने जो आज की मीटिंग अरेंज की, और माशाल्लाह सुमरो साहब जो DG SBCA हैं वो आए हैं, और उसका लुबे-लुबाब क्या निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मेरे साथ कराची चैम्बर की कमेटी में भी आप रहे। FPCCI की जो सेंट्रल कमेटी फॉर हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी आप मेरे साथ हैं। तो और बहुत पुराने हमारी फील्ड से आपका, ऐसा नहीं है कि आप आज एज ए एंकर बात कर रहे हैं मुझसे, लेकिन इस फील्ड से आप बहुत पुराने हैं और मैं विटनेस हूँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कराची चैम्बर में आज जो ये मीटिंग थी और जो मामलात हैं, मतलब जो जिस हवाले से ये मीटिंग थी आपकी नॉलेज में है, आपने सुना है सारी इस मीटिंग की जो भी बात हुई इस मीटिंग में, वो बेसिकली चूँकि 2018 से ये सेक्टर कराची चैम्बर में काम कर रहा है और 2018 में इस सेक्टर को कराची चैम्बर का हिस्सा बनाने की वजह भी यही थी कि कराची का स्टेक जो है वो हम समझते हैं कि कराची चैम्बर कराची को ऑन करती है और सबसे बड़ा स्टेक कराची चैम्बर का है। और जो मुश्किलात हैं पिछले 3-4 साल 5 साल से बिल्डर्स को स्पेशली कराची में, तो वो हम चूँकि आबाद का भी हिस्सा हैं और एज ए चेयरमैन आबाद में भी सर्व किया, मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं आबाद की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे, डाउनटाउन में भी रहे, और इस वक्त भी मैं लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का हेड हूँ आबाद में। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में हैं, ये कोई हमारे लिए नए इशू। लेकिन जब चैम्बर में इस कमेटी को फॉर्म किया गया तो चूँकि चैम्बर का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस हवाले से कि अगर कराची, चूँकि कराची हब है हाई राइज तामीरात का, और जो हाई राइज कराची में बनती हैं वो कल्चर पूरे मुल्क में और कहीं नहीं है। तो हम मुसलसल ये देख रहे थे और हमारे जो लीडर हैं सिराज कासिम तेली साहब, उनकी नज़र में थी सारी मुश्किलात, वो हमसे वो डिस्कस भी करते थे। तो उन मुश्किलात को देखते हुए 2018 में हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने कहा, उसको कराची चैम्बर का हिस्सा बनाया गया और उसका मैं पहला चेयरमैन बना। 2 साल में एज ए चेयरमैन मैंने काम किया। फिर माशाल्लाह अल्ताफ़, चूँकि अल्ताफ़ को सब जानते हैं इस फील्ड में और अच्छा काम करने वाला जो बंदे हैं उनमें अल्ताफ़ सर फहरिस्त है। तो अब अल्ताफ़ ताई इसको हेड करते हैं, इस हाउसिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सब कमेटी को, और मैं एज ए एडवाइज़र इसी सेक्टर में, जब हम चेयरमैनशिप से जब टाइम पूरा होता है तो फिर एडवाइज़र हम कराची चैम्बर में इस सेक्टर में हो जाते हैं। और इसके साथ ही कराची चैम्बर की ही नॉमिनेशन है कि हम इस वक्त FPCCI में, मैं पूरे सेंट्रल का कन्वीनियर हूँ इसी रियल एस्टेट सेक्टर का, और उसमें आप भी शायद मेंबर हैं मेरे ख्याल से। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टीम जो एक सफ़र शुरू किया या जो एक जद्दोजहद इस फील्ड के हवाले से, हमें याद है कि वाटर बोर्ड की एक फेक रिपोर्ट की बुनियाद पे हमारे कराची के हाई राइज प्रोजेक्ट पर पाबंदी लगाई गई थी, स्ट्राइक में शामिल थे, और उस वक्त सिराज कासिम तेली साहब भी उस धरने में शामिल थे, और ना सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्होंने यहाँ उस धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये जो हमने स्ट्रगल शुरू की थी, तो ये सिराज भाई ने इसका भरपूर साथ दिया। कराची चैम्बर आबाद के साथ शाना बशाना था, और सिराज भाई ने खुद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो समझते हैं कि कराची आइट्स कोई भी हो, सेक्टर कोई भी हो, अगर कराची के हवाले से कोई भी इशू है तो कराची चैम्बर अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। बल्कि उनका ये भी कहना है, उनकी ये तरबियत है, और अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब इनके बाद चेयरमैन है BMG, उनका भी यही हमसे कहना है और यही तरबियत है कि कराची चैम्बर में जो भी आए, चाहे वो मेंबर हो इस चैम्बर का या ना हो,
तो उसको उसकी आपने मदद करनी है। तो ये एक SOP है कराची चैम्बर का कि हमने कराचीइट्स के लिए खड़े होना है, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, कराची के सनतकारों के लिए। जिस रेवेन्यू की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बात करती हैं इलेक्शन कैंपेन का उसको हिस्सा बनाती हैं कि रेवेन्यू इंजन कराची, और कराची का जो है वो जिस रेवेन्यू पे वो इलेक्शन का वो स्लोगन बनाती हैं, उसकी माँ कराची चैम्बर है। और 95% रेवेन्यू और सिंध का और फेडरल का 65-70% रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है, और ये हमारे मेंबर हैं। तो ये जो आज की मीटिंग थी, ये भी उसी जो मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं, जो अप्रूवल्स के मामला जो डिले होते जा रहे हैं, उसी हवाले से ये मीटिंग थी। और हमने ये मुनासिब समझा कि DG SBCA को हम पहली बार हमने DG SBCA को कराची चैम्बर में मदऊ किया है कि यहाँ हम इनको बुला के कराची चैम्बर के जो कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है, क्योंकि सारी अलाइड इंडस्ट्री हमारी मेंबर है, आबाद के जो मेंबर हैं वो हमारे भी मेंबर हैं। तो जब प्रोजेक्ट एक डिले होता है तो लाजमी जो अलाइड इंडस्ट्री ने जो एक्सपेंशन की हुई है प्राइम मिनिस्टर के विजन को देखते हुए कि हमने इस सेक्टर को चलाना है, तो उन्होंने एक्सपेंशन की हुई है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को डबल किया हुआ है। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्शन नहीं जाएगी, सेल नहीं होगी, तो लाजमी वो फैक्ट्रीज़ भी बंद होंगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी, और ये सारा का सारा मलबा कराची के लोगों पे इसका गिरेगा। तो हम ये समझते हैं बीइंग अ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, आपने सुना होगा कि मीटिंग में बड़ी साफ क्लियर उनका स्टैंड था कि कराची के हवाले से जो अप्रूवल्स के मामलात हैं, डिले के मामलात हैं, और जो भी हर्डल्स हैं, तो कराची चैम्बर चूँकि हमारा लाइजन इदारों के साथ बड़ा मजबूत है, और तमाम इदारों में कराची चैम्बर की जो नुमाइंदगी है उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बात की, और हम भी यही कहते हैं कि कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम उन इदारों को भी, अगर वो समझते हैं कि उनको मुश्किलात हैं और उनको कोई ऐसी मुश्किलात है जिसकी वजह से अप्रूवल्स या NOCs के मामला जो है वो डिले हो रहे हैं, तो कराची चैम्बर उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा लाइजन बहुत ज़्यादा मजबूत है इदारों के साथ, और बड़ी कदर और इज़्ज़त की निगाह से इसलिए देखा जाता है कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी की वजह से कराची चैम्बर जाना पहचाना जाता है। तो ये आज एक नया हमने ये सिलसिला शुरू किया कि बिल्डिंग कंट्रोल को हम कोशिश करें, या जो भी इदारे हैं, जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, या जो बिला वजह की जो NOCs हैं, या जो NOCs जायज़ हैं उनको डिले हो रहा है, उन सब के लिए हमने आज कराची के हवाले से ये हमने इसकी स्ट्रगल जो है शुरू कर दी है। हम पहले भी करते रहे हैं, हम इमरान खान साहब को भी लेटर लिखते रहे हैं, हम CM को भी, तमाम मुतालिका इदारों को इस हवाले से, अपने सीरियस कंसर्न के हवाले से हम आगाह करते रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ के हमने इसको इंश्योर किया है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और जो अलाइड इंडस्ट्री के हैं, उनकी मुश्किलात किसी तरह कम की जाएँ। अच्छा समसम साहब, आप ही के बात को मैं लेते हुए एक बात करूंगा कि आपने जैसे अभी कहा कि NOCs वगैरह इशू करने का इशू है, तो अभी जैसे आबाद को या कराची के शहरियों को जो शिकायत है कि NOCs इशू नहीं हो रही, जगह नहीं मिल रही, अब प्राइजेस बढ़ गए। अभी सुमरो साहब ने एक बात की कि हमने 65 NOCs इशू की हुई हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई या बन नहीं रहा है। तो आप माशाल्लाह एज ए आबाद के एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं आबाद को, तो आपको पता होगा कि जिनके पास NOCs इशू हो गई हैं और वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे? देखें, ये ऐसा मैटर नहीं है कि हम ये कह दें कि हमने NOCs तो दे दी और वो काम शुरू नहीं हुआ। इशू ये नहीं है, लाजमी होता ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को NOC देते हैं तो यहाँ कराची का कल्चर है कि वो NOC लेने के बाद उसको वो बुकिंग स्टार्ट करता है, और कंस्ट्रक्शन वो जब ही स्टार्ट कर लेता है जब उसका बुकिंग के साथ साथ वो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू कर। मैं वही कहना चाह रहा था कि हर्डल्स कहाँ आ रही हैं, कहीं ना कहीं तो हर्डल्स हो। नहीं, मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई हर्डल्स है, और ये कोई जवाज़ नहीं है कि 65 NOCs अगर 2 साल में इशू हो गई और अगर उन पे काम नहीं हो रहा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है।
बिल्कुल ये सिर्फ एनओसीज पे देखें, ये एक पूरी इंडस्ट्री है, ये एक बिज़नेस है। ये किसी एनओसी के बाद ऐसा नहीं है कि आपने एनओसी दे दी तो कोई उसको जो है आपकी लॉटरी लग गई, उसके बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। वो सोचता है कि हालात मुनासिब हैं, कोविड है, कोविड में अगर वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाता है तो एसओपीज़ और लॉकडाउन की पोजीशन ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एनओसीज़ को डिले होने दें, तो वो एक अलग चैप्टर है कि अगर 65 एनओसी हैं और उसमें काफ़ी में काम शुरू नहीं हुआ तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और मुमकिन है कि प्राइस जो है, लैंड की प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो ठहर नहीं रही कहीं भी, तो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक बड़ा अलमिया है कि जो रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। कोई जब कार्टेल बनता है तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। कोई मुसाबकती कमीशन जो होते हैं दुनिया में, वो कोई उसको चेक नहीं कर रहा, तो वो जब चाहते हैं प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पिछले 6 माह से आपने देखा है कि 35% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं स्टील की, इसी तरह सीमेंट की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बाकी रॉ मटेरियल की बढ़ चुकी हैं। और तो इसको आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, हर आदमी एक प्लान करता है। आपको अगर वो एनओसी ले रहा है तो आपको वो सारी फ़ीस पे कर चुका है, सारे जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर चुका है। हम चंद लोगों की बात नहीं कर रहे, हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं, हम बात इज्तिमाई कर रहे हैं। हम कुछ मखसूस लोग जिन्होंने इसको स्टार्ट नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम कराची की बात कर रहे हैं। और जब हम कराची की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर इकनॉमी का पहिया देखें, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो फैक्ट्रीज़ भी रुकेंगी और फिर साइकिल रुकेगा तो इन्वेस्टमेंट भी स्टेक होगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। जब ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को होगा और पाकिस्तान की मईशत का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। तो हम तो इंश्योर करने चाह रहे हैं ये कि हम इस सर्कल को रुकने ना दें। और यही विजन था मरहूम सिराज कासिम तेली साहब का कि ये इतना बड़ा सेक्टर जो होल्ड हो गया है, तो अलाइड इंडस्ट्री उनके बड़े सीरियस कंसर्न हैं। वो सारे मेंबर हैं कराची चैम्बर के, उनके बड़े सीरियस कंसर्न हैं इस हवाले से। तो वो इन चीज़ों को हमेशा करीब से देखते थे, इनको इल्म है इनकी सारी मुश्किलात का। तो उस हवाले से ही जैसे मैंने कहा कि 2018 में इस सेक्टर को कराची चैम्बर का हिस्सा बनाया गया ताकि इसको हम क्लोजली मॉनिटर करें, ना सिर्फ क्लोजली मॉनिटर करें बल्कि इदारों के साथ लाइजन भी मजबूत करें। तो ये मीटिंग भी इसी तसलसल का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ कैपेबल है, अच्छा काम करने वाला है। तो ये ऑनर है कराची चैम्बर के लिए कि अच्छे लोगों का इंतखाब है उसके पास। तो इंशाल्लाह ये इस ज़िम्मेदारी को जो है, जो ये टास्क है, इसको ये पूरा करेगा इंशाल्लाह। सर आखिर में हमारे CEO जो हैं अली गोडल साहब दी मेमन टीवी के, आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, हफीज़ अजीज़ साहब जो है वो पैटर्न इन चीफ़ हैं, उनके बारे में कुछ 2 कलिमात। देखिए, मैं हफीज़ हमारा भाई है, पहली बात तो ये, हम पहले तारीफ़ जब करनी है तो आगे जाके करेंगे उसकी। हाँ, तो हफीज़ भाई है हमारा, पैटर्न इन चीफ मेमन टीवी का है। मैं प्रेसिडेंट हूँ इसी मेमन टीवी का। और जहाँ तक ये तो 2 बातें जो आपने 2 बंदों की कही, लेकिन सारी मेहनत अली गोडिल की है और मैं इसको बहुत टाइम से देखता हूँ। मैं इसको बच्चा कह दूँ, छोटा भाई कह दूँ, मैं इसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एग्जाम्पल है बाकी तमाम लोगों के लिए भी। ज़रूरी नहीं कि आप इस फील्ड से हों, आप किसी भी फील्ड में हों, ये एक एग्जाम्पल है ये बच्चा कि इसने हिम्मत नहीं आ रही, चूँकि इतना आसान नहीं है मीडिया में ये सारी चीज़ें मैनेज करना, ये स्टूडियो बनाना, ये सारी चीज़ें आगे एक कम्युनिटी के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, उनकी जो अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट करना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये दिन रात की मेहनत है। और मैं आपको भी इसके साथ, अली के साथ मैं आपको भी अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने देखा है कि आपका भी अच्छा कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क है कि आप लोग पहुँचते हैं। लाजमी जब कोई पहुंचता है तो आप अपना काम छोड़ के ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अली ने जो ये काम शुरू किया, मैं इसकी टीम को देखता हूँ, ये हमारे बच्चे हैं सारे, ये हमेशा हर रात को मैंने देखा है 2-2, 3-3 बजे तक ये तकरीब में मौजूद होते हैं और ये कवरिंग करते हैं ऐसे अली को, इन बच्चों को। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग मिसाल हैं
आने वाले उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हिम्मत करें, मेहनत करें, तो मैं नहीं समझता कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा ये अपना ज़ाती ये एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला सबसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला सबको नवाजते हैं। और अगर कोई ये कहे कि मैंने मेहनत की थी और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ उसने झूठ बोला है, उसने मेहनत नहीं की होगी। तो इसने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह ने इसको बड़ी कामयाबी दी है। आज आपके सामने हम बैठे हैं, अली हमारे सामने मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसको और इज़्ज़त देगा और तरक्की देगा, और ये मेमन टीवी जो है पॉजिटिव रहते हुए इंशाअल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा। कम्युनिटी की जो मुश्किलात हैं उनको हल कराने में ये अपने इस चैनल से उन लोगों के काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे नाजरीन का, और इन्होंने आज जो है आसिफ समसम साहब की और अल्ताफ़ ताई साहब की और शारिक वोरा साहब की बातें सुनी। और सबसे पहले तो मैं सुमरो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विज़िट किया और सारे मामला इन्होंने देखे। नंबर एक, उनको उनका जवाब मिल गया होगा, उनको उनका जवाब मिल गया होगा कि जो 65 इंडस्ट्रीज़ जो बनी हैं, जो NOCs इशू हुई हैं, उसका जवाब इनको आसिफ समसम साहब ने दे दिया है कि कहाँ हर्डल्स हैं। आज कोविड का टाइम है, उसको पहले सॉल्व करना है, मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सलमान के साथ यूसुफ वाइसरॉय, द मेमन टीवी, कराची।